बैंक स्टेटमेंट अपनी या इन्वेस्टर से आज इस बारे में डिसाइड करते हैं क्योंकि रियल बैंक को इस बैंक को जो है वो यूके एम्बेसी ने बैन कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक मैनेजर के साथ यारी दोस्ती है और मैं उससे आपको चेंज करा दूंगा, बैंक में पैसे कोई नहीं पड़े होंगे, बस स्टेटमेंट एडिट करके दे दूंगा। ऐसा आपने किसी सूरत भी नहीं करना। प्रॉपर्टी सेल किया या कोई भी चीज़ आप उसको सेल करा के सेल डीड दिखा के आप जो है वो इस चीज़ को यूके एम्बेसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टर से स्टेटमेंट बनाई है। बैंक स्टेटमेंट अपनी या इन्वेस्टर से आज इस बारे में डिसाइड करते हैं क्योंकि 99% चांस है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में मसला है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वीज़ा 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन की है, फिर कैश लेटर आपका ओरिजिनल है या नहीं, और बाकी जो टीबी टेस्ट और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कैसे बनवाना है, और किसी की अपनी स्टेटमेंट है फिर तो इतना मसला नहीं है, फिर भी वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितनी स्टेटमेंट स्पेसिफिक बंदे को चाहिए, आउटर लंदन में इनर लंदन में कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जो इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोगों के 6 महीने बाद वीज़ाज कैंसिल हुए हैं। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर लोग आए इन्वेस्टर से स्टेटमेंट बनवा के और 6 महीने बाद उनके वीज़ाज जो है वो कैंसिल होना शुरू हो गए थे। तो बहुत ध्यान रखना है जब भी आप इन्वेस्टर या कंसल्टेंट के ऊपर स्टेटमेंट बनवा रहे हो तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको कैसा पता लगेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल है या कंसल्टेंट या जो भी इन्वेस्टर है या जो भी जिस भी बैंक मैनेजर से आपने बात की है वो कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ स्पेसिफिक बैंक्स को यूके एम्बेसी ने बैन कर दिया था पिछले साल। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा एक वीडियोस के ऊपर बड़ी गर्दिशकारी थी जी, यूबीएल बैंक को इस बैंक को जो है वो यूके एम्बेसी ने बैन कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बैंक को, जो इतने बड़े बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जैसे यूबीएल है, अलाइड बैंक है, अस्करी है, बहुत सारे इस तरह के और बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक है, इनमें से किसी भी बैंक को यूके एम्बेसी ने बैन नहीं किया। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल है कि जो बैंक है वो कहीं बैन तो नहीं हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बैंक यूके एम्बेसी ने बैन नहीं किया। हाँ, कुछ अकाउंट्स, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स जो फेक निकली थी पिछले पिछले इनटेक के अंदर, उनमें से मैक्सिमम यूबीएल बैंक की थी। यानी यूबीएल बैंक से जो स्टेटमेंट्स आई थी वो फेक थी ज़्यादा। उनका कोई रेशो 10% जो है वो उसमें से फेक थी। अगर 100 में से 10% देखें तो 10% फेक थी। इसी तरह उन्होंने कैटेगराइज की थी कि इस बैंक की इतनी स्टेटमेंट्स फेक हमें मिली हैं, इस बैंक की इतनी स्टेटमेंट्स फेक मिली हैं, इस बैंक की इतनी स्टेटमेंट्स फेक मिली हैं, लेकिन किसी भी बैंक को बैन नहीं किया गया था। तो अगर आपके माइंड में ये है कि यार मेरा इस बैंक के अंदर अकाउंट है तो मेरा कहीं फेक ना निकला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बैंक बैन नहीं हुआ, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका अकाउंट जितना पुराना हो उतना फ़ायदा तो होता है, लेकिन नए अकाउंट से भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टर आपका नया अकाउंट ओपन कर रहा है तो इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बेशक आप नया अकाउंट खोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस किसी भी पॉइंट के ऊपर वो आपसे आपके जो अकाउंट के अंदर जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जो पैसे आए हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये आए कहाँ से हैं। तो वो प्रूफ ऑफ फंड्स आपने कैसे बनाना है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं एम्बेसी वाले मेल करके, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स आपने कैसे बनाना है, बहुत सारे लोग जो है वो इसके लिए परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में ये भी आपको बता देंगे। अपनी जो स्टेटमेंट है कैलकुलेट कैसे करनी है, यानी कितने आपको पैसे चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसका एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, आमतौर पे यही फार्मूला हर जगह पे चल रहा है, वो है लिविंग एक्सपेंस प्लस रिमेनिंग फीस। लिविंग एक्सपेंस आपने 9 मंथ के शो करने हैं, सिर्फ 9 मंथ के लिविंग एक्सपेंस जो अभी चल रहे हैं, अभी नवंबर के अंदर, वो है 9,207। ठीक है, 9,207 अभी लिविंग एक्सपेंस जो है वो यूके के चल रहे हैं। अगले साल से बढ़ेंगे, लेकिन अभी इस साल के लिए यही है 9,207 बैंक स्टेटमेंट के लिविंग एक्सपेंस आपने शो करने हैं, प्लस रिमेनिंग फीस। रिमेनिंग फ़ीस क्या होती है, यानी अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस, या अगर बैचलर्स पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं या किसी भी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, आपकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो अगर आपका 15,000 पाउंड है और आपने 5,000 इनिशियल डिपॉजिट जमा कराया तो रिमेनिंग रहेगी 10,000। 10,000 जमा लिविंग एक्सपेंस यानी 9,207 जमा 10,000 पाउंड टोटल। ये आपका जो है वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर 28 डेज के लिए मेंटेन होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट इतने ही पैसे रखवाते हैं। अब इतने पैसे एग्जैक्ट आपने नहीं रखा, पाउंड का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि तकरीबन 370 तक
पाउंड का रेट जो है वो कंसीडर करें। और इसके अलावा भी अगर आप जमा करा सकते हैं तो 1-2 लाख ऊपर लाजमी जमा कराएं। पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन जो है वो ज़ाहिर है उनकी करेंसी थोड़ी बड़ी है तो वो अपने अकॉर्डिंगली इसको एस्टिमेट कर लें। तो पाउंड्स में अगर बात करूं तो आप 1001 पाउंड अगर एक्स्ट्रा जमा करा सकते हैं बीच में तो ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा, ताकि पाउंड का रेट फ्लक्चुएट भी करें तो आपकी स्टेटमेंट कम ना पड़े। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी स्टेटमेंट कम पड़ जाती है, पाउंड का रेट बेशक एक दिन ही ऊपर चला जाता है, तो वो स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होगी। वो फिर स्टेटमेंट जो है आपको दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी या आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा ताकि आपका रिमेनिंग फीस जो है वो आपकी कम रह जाए। जिस वजह से मेक श्योर करें रिस्क ना लें, 1-1000 पाउंड एक्स्ट्रा बीच में रखवा लें, उससे आपको जो है वो फ़ायदा ही होता है। ये जो लिविंग एक्सपेंस मैंने बताए हैं ये आउटर लंदन के हैं। बाकी सेंट्रल लंदन के अगर अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में है तो फिर आपके लिविंग एक्सपेंस इससे भी ज़्यादा होंगे, वो आप गूगल के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं। अब इन्वेस्टर 3 किस्म के होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो कहता है कि यार मैं खुद बैंक मैनेजर हूँ या बैंक मैनेजर से मेरी दोस्ती है, तो मैं इस तरह करूँगा कि कोई बात नहीं, वो स्टेटमेंट निकाल के देगा तो मैं बस उसके ऊपर जो है ना उसको एडिट करके चेंज कर दूंगा। ये 110% आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर वीज़ा एक्सेप्ट हो भी जाए तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने काम किसी सूरत भी नहीं करना। ऐसा इन्वेस्टर जो आपको कहे कि मेरी बैंक मैनेजर के साथ यारी दोस्ती है और मैं उससे आपको चेंज करा दूंगा, बैंक में पैसे कोई नहीं पड़े होंगे, बस स्टेटमेंट एडिट करके दे दूंगा, ऐसा आपने किसी सूरत भी नहीं करना आप, वरना बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्योंकि ये जो है ना ये आपको बैन भी कराएंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट नहीं कराएंगे, हो सकता है आपको फेक स्टेटमेंट देने की वजह से बैन भी कर दें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। सेकंड टाइप के इन्वेस्टर वो होते हैं जो कहते हैं कि यार हम लिक्विड मनी बीच में डाल देंगे लेकिन बीच में असल में पैसे नहीं पड़े होंगे, यानी कुछ पैसे हम शो करा देंगे कि बीच में पड़े हुए हैं। जब हमारी जो सेटिंग है वो मैनेजर के साथ है, जैसे उसको मेल आएगी वो कह देगा हाँ जी ठीक है पैसे पड़े हुए हैं। ऐसी भी किसी बात में आपने नहीं आना। ये जो लिक्विड मनी है ना ये भी पकड़ी जाती है, 99% इसके भी चांस है। अगर उस टाइम पे ना भी पकड़ी जाए तो और 2-4 महीने बाद जब वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कंफर्म है पकड़ी जाएगी। तो आपने ये दूसरा तरीका भी किसी सूरत नहीं अपनाना अगर आप स्टेटमेंट इन्वेस्टर से बना रहे हैं। तीसरा तरीका इन्वेस्टर आमतौर पे ये यूज़ करते हैं कि हम आपका नया अकाउंट ओपन करेंगे, हम उसके अंदर पैसे रखवाएंगे, ठीक है, और आप भी जो है वो पैसे बीच में जितना आपने हमें कमीशन देना है उतना पैसे आप बीच में रखवा दें, आप भी रखवा दें, हम भी रखवा देते हैं, चेक बुक भी हमारे पास रहेगी, एटीएम भी हमारे पास रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आमतौर पर इन्वेस्टर कह देते हैं। अब इसमें थोड़े से मसले मसाइल हैं और इसमें थोड़ी सी चीज़ें ठीक भी हैं। अगर तो वाकई उसके अंदर पैसे हैं, जो अकाउंट आपके नाम पे ओपन किया गया है उसके अंदर वाकई पैसे हैं और वो आपके ही नाम का अकाउंट है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है, सिर्फ अकाउंट नया ओपन हुआ है, फिर तो कोई ख़ास मसला नहीं है, फिर इट्स फाइन। फिर यूके एम्बेसी को इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि अकाउंट नया खुला है या पुराना खुला है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ने आपका अकाउंट आपके नाम पे ओपन किया, उसने एक दिन 40 लाख रुपया डाला, दूसरे दिन 50 लाख रुपया डाला एग्जांपल के तौर पे। यूके एम्बेसी आपसे पूछ सकती है कि ये एक दिन में इतने पैसे आपने कैसे अरेंज किए, एक ही दिन में अकाउंट खुला अगले दिन ही पैसे डाल गए, तो ये कैसे इतने पैसे आपके पास एकदम से कहाँ से आए। तो प्रूफ ऑफ फंड्स इसको बोलते हैं। ये एम्बेसी मेल मोस्टली स्टूडेंट्स को करती है जिनका अकाउंट नया ओपन हुआ होता है या जिन पे उनको शक होता है कि यार ये बंदा भाग जाएगा, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है। आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी इन्वेस्टर से पैसे डलवा रहे हों कोशिश ये करें कि एक ही अकाउंट से पैसे आ रहे हों। ऐसा ना हो कि यार लाख रुपया एक अकाउंट से आ रहा है, लाख दूसरे से आ रहा है, लाख तीसरे से आ रहा है। अगर उस तरह होगा तो आपको उसका प्रूफ देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार 1000 पाउंड उसने दिया, 1000 उसने दिया, 1000 उसने दिया, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मुझे किधर से पैसे आ रहे हैं। तो इस वजह से अगर एक ही अकाउंट से बेशक एक दिन थोड़ी सी ट्रांजैक्शन और दूसरे दिन बाकी ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसका प्रूफ आसानी से दे सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं कि मैंने प्लॉट सेल किया, मैंने गाड़ी सेल किया, मैंने घर सेल किया, मैंने प्रॉपर्टी सेल किया, या कोई भी चीज़ आप उसको सेल करा के सेल डीड दिखा के आप जो है वो इस चीज़ को यूके एम्बेसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टर से स्टेटमेंट बनाई है। तो फंड्स देने के लिए जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यही तरीका कार इख्तियार करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ सेल आउट करते हैं और वो सेल करके उसके जितने पैसे बनते हैं
वो शो करा देते हैं कि यार ये देखो ये मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी तो इसके ये मेरे पास पैसे आए, तो मैंने वो पैसों की स्टेटमेंट बना ली अपने पढ़ने के लिए यूज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यार मेरा मशवरा ये है, कोशिश ये करें कि स्टेटमेंट अपनी बनाएं। अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी होगी तो आप बेफिक्र रहेंगे, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। नहीं तो इन्वेस्टर बाद में फिर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं कि यार और पैसे दो नहीं तो हम स्टेटमेंट निकालने लगे हैं। स्टेटमेंट आपने किसी सूरत भी उस टाइम तक नहीं निकालनी जब तक पासपोर्ट आपके हाथ में ना आ जाए। अगर आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाए, वीज़ा लगा हुआ है, फिर इट्स फाइन कि आप उसको छेड़ भी लें तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टेटमेंट को निकालते हैं तो भाईजान फिर बहुत बड़ा रिस्क है, किसी भी पॉइंट पे आपने स्टेटमेंट को नहीं निकालना वरना आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये भी कंफर्म बात है और हो सकता है पैसे कम होने की वजह से आपको बैन भी लग सकता है, चांसेस हैं इस चीज़ के भी। तो मेक श्योर करें 28 डेज तो आपको कैश के लिए और वीज़े के लिए चाहिए, लेकिन आपने स्टेटमेंट को तब तक नहीं निकालना जब तक पासपोर्ट ना आ जाए। तो राउंड अबाउट अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं तो तकरीबन 2 महीने से 1.5 से 2 महीने आम एक नॉर्मल स्टूडेंट के जो स्टैंडर्ड वीज़े पे जाता है उसके इतने महीने लगते हैं। 1.5 से 2 महीने आपके पास स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो जिस भी इन्वेस्टर से बात कर रहे हो मेक श्योर करें, उससे कहें कि यार थोड़ा हाथ जो है वो खुला रखना है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़ाहिर है उस टाइम पे रश होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स दिसंबर के अंदर वीज़ा फाइल करेंगे तो दिसंबर के अंदर आखिर में क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं, उसमें चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो मेक श्योर करना है कि इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा हाथ हल्का रखे। लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वीज़ा फाइल करने के अंदर, कोई भी वीज़ा आप दुनिया में कोई भी वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट ही होती है या आपका इन्विटेशन लेटर यानी जो कैश आपको यूनिवर्सिटी ने दिया। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी ओरिजिनल है, बैंक स्टेटमेंट तगड़ी है, उसमें जान है, उनको लगता है कि बंदा अमीर आदमी है, तो भाईजान फिर वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपने जो है वो मेक श्योर करना है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट मैक्सिमम की शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।